दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ पर कमेंट्स करते हैं और उन सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई वहां नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे लाइव आना पड़ेगा आप सभी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बॉलीवुड के बारे में ज्यादा पता नहीं है और आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको देखकर मैं हंसने लगता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो जब मैं और आप आमने सामने होंगे और आप उस सवाल को पूछेंगे तो मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। आज की सबसे पहली खबर है एकता कपूर के बारे में। एकता कपूर पिछले कई सालों से फिल्में बना रही है, लेकिन आज भी एकता कपूर अपने आप को एक बड़ी प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है बॉलीवुड में। और यही वजह है कि जो बड़े स्टार्स हैं जैसे कि ऋतिक है, शाहरुख है, आमिर है, अक्षय है, ये लोग आज भी एकता कपूर की फिल्म नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि एकता कपूर को छोटे छोटे एक्टरों के साथ फिल्में बनानी पड़ती है। अब एकता कपूर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है और इस फिल्म का हीरो है विक्रांत मैसी, जिसकी 12th फेल हिट हो गई है। और फिल्म 12th फेल के हिट होने के बाद इस लड़के को काफी काम मिल रहा है। मैं आज भी बॉलीवुड को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये लड़का सुपरस्टार नहीं है। ये लड़का छोटी छोटी फिल्मों में अच्छे रोल कर सकता है। इस फिल्म में विक्रांत के साथ है रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रंजन चंदेल। इन्होंने पहले कौन सी फिल्म का डायरेक्शन किया है मुझे नहीं पता, हो सकता है इन्होंने कुछ वेब सीरीज बनाई हो। इस फिल्म का नाम है साबरमती रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि साबरमती रेल में क्या हुआ था, उसका क्या इतिहास है। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म एक कंट्रोवर्शियल फिल्म होगी। यह फिल्म भी कुछ वैसे ही होगी जैसे कि कश्मीर फाइल्स थी या द केरला स्टोरी थी। और यही वजह है कि इस फिल्म के चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्में चल रही हैं। आज की दूसरी खबर है कल्लू भाई की वाइफ कैटरीना की फिल्म मैरी क्रिसमस के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई थी। फिल्म डिजास्टर हो चुकी है, छोटे सभी सेंटरों से ये फिल्म उतर चुकी है। लेकिन जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं हिला है। उन्होंने ट्यूसडे को एक और नया ट्रेलर इस फिल्म का रिलीज किया। आप समझ रहे हो ना, फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन का बिजनेस हो चुका। फिल्म छोटे सेंटरों में सभी जगह थिएटर से उतर चुकी और तब ट्यूसडे को इस फिल्म के बनाने वालों ने इसका नया ट्रेलर रिलीज किया। वो ट्रेलर किसके लिए था ये मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो खुद ही एक नया ट्रेलर देखना चाहते हो, क्योंकि हकीकत यह है कि पब्लिक तो इस फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर चुकी है। पब्लिक को तो ये फिल्म ही नहीं देखनी, तो पब्लिक को इस फिल्म के ट्रेलर को क्यों देखना है? पब्लिक को इस फिल्म के ट्रेलर से क्या लेना देना है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो थोड़ा क्रेजी टाइप इंसान है, तो वो कभी नहीं मानेगा कि उसकी फिल्म वाहियात है। भाई साहब, आप देख लेना, कुछ दिनों के बाद ये डायरेक्टर एक स्टेटमेंट देगा और उसमें कहेगा कि पब्लिक को इसकी फिल्म समझ में नहीं आई। नहीं तो हकीकत तो यही है कि इसकी फिल्म एक मास्टरपीस फिल्म है। जितने भी क्रेजी टाइप फिल्म मेकर्स हैं उन सभी का यही हाल है। आपको पता है कि अनुराग कश्यप आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट एक वाहियात फिल्म थी। आज भी वो ये कहता है कि मेरी फिल्म एक मास्टरपीस फिल्म थी। पब्लिक को समझ में नहीं आई। जब पब्लिक को आप लोगों की फिल्में समझ में आती ही नहीं भाई साहब, तो आप बनाते क्यों हो? मत बनाओ ना। आज की तीसरी खबर है फ्राइडे को ही रिलीज होने वाली फिल्म हनुमान, जो एक तेलुगु फिल्म है और डब होकर हिंदी में रिलीज हुई है। लेकिन हिंदी में यह फिल्म कमाल का बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने मंडे को 3.75 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि पहले दिन फ्राइडे को 2 करोड़ का बिजनेस किया था। यानी कि मंडे को फ्राइडे से ज्यादा बिजनेस किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितना बढ़िया बिजनेस कर रही है और इस फिल्म का हिट होना तय है। और यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ रुपए है। और बहुत सारे लोग इस फिल्म का वीएफएक्स देखकर पूछ रहे हैं कि इस फिल्म का वीएफएक्स आदि पुरुष फिल्म से अच्छा कैसे है, जबकि यह फिल्म सिर्फ 25 करोड़ में बनी है। और आदि पुरुष के वीएफएक्स पे ही खर्चा हुआ था 150 करोड़ रुपए का। तो हकीकत यह है कि आदि पुरुष में टोटल चीटिंग हुई थी। जो डायरेक्टर है वो माल खा गया था सब कुछ, भूषण को मामा बना दिया था उसने। दोस्तों, आज की चौथी खबर है तमिल फिल्मों के एक्टर विजय सेतुपति के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये ऋतिक रोशन के साथ भी एक हिंदी फिल्म में आया था, ये शाहरुख खान के साथ भी जवान
हैदराबाद में था और ये कैट की फिल्म मैरी क्रिसमस में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड वाले इसको बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आदमी एक फिल्म का 12 करोड़ रुपए लेता है। कितना भाई साहब? 12 करोड़ रुपए। तो जब ये आदमी एक फिल्म का 12 करोड़ रुपए लेता है और इतना बड़ा सुपरस्टार है, तो मेरे ख्याल में इसकी फिल्म को एटलीस्ट इसके घर तमिल में तो बहुत बढ़िया बिजनेस करना चाहिए। कम से कम इसकी फिल्म को तमिल में 5 करोड़ की ओपनिंग लेनी चाहिए। लेकिन भाई साहब मैं आपको यह बता दूं कि इसकी फिल्म मैरी क्रिसमस ने तमिल में 22 लाख रुपए का बिजनेस किया था पहले दिन, और दूसरे दिन बिजनेस किया 23 लाख का, और तीसरे दिन संडे को बिजनेस किया 25 लाख का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का तमिल में लाइफ टाइम बिजनेस होगा 1 करोड़ रुपए का, जबकि विजय लेता है 12 करोड़ रुपए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो फिल्म मेकर्स हैं ये किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये किस तरह से सोचते हैं किसी भी एक्टर के बारे में। मतलब इन फिल्म बनाने वालों को ये कैसे लगता है कि विजय बहुत बड़ा सुपरस्टार है, खाली इसलिए कि वो बहुत मोटा है इसलिए बहुत बड़ा सुपरस्टार है क्या भाई? इससे ज्यादा तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। क्योंकि अगर किसी एक्टर की फिल्म 22 लाख की ओपनिंग लेती है तो इसका मतलब यह है कि वो स्टार तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक्टर भी नहीं है। इससे क्लियर हो जाता है कि भाई उसकी फिल्म को तो कुत्ता भी देखना पसंद नहीं करता, तो फिर फिल्म वाले इसको अपनी फिल्मों में क्यों लेते हैं? आज की 5वीं खबर है बॉक्स ऑफिस के बहुत बड़े झगड़े के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले फ्राइडे को एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है गुंटूर कारम, और इस फिल्म का हीरो है तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार महेश बाबू। दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी हनुमान, जो बहुत छोटी सी फिल्म थी, 25 करोड़ रुपए की फिल्म थी, और जिसमें कोई भी नॉन एक्टर नहीं है, नॉन डायरेक्टर नहीं है, नॉन प्रोड्यूसर नहीं है। दोनों फिल्में रिलीज हुई और गुंटूर कारम पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। और दूसरी तरफ छोटी सी फिल्म हनुमान ने पहले ही दिन से बढ़िया बिजनेस करना शुरू किया। दूसरे दिन इस फिल्म का बिजनेस और बढ़ गया, तीसरे दिन इस फिल्म का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ गया। ये होते होते मंडे को महेश बाबू की फिल्म बिल्कुल साफ हो गई और हनुमान चारों तरफ छा गई। ये देखकर महेश बाबू को गश आ गए, उसकी समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे। इसके बाद महेश बाबू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत सारे थिएटर्स पर हनुमान के शो कैंसिल करवा दिए और अपनी फिल्म के शोज बढ़वा दिए, जबकि फिल्म बिजनेस बिल्कुल नहीं कर रही है, सिर्फ पैसे देकर अपनी फिल्म के शोज बढ़वाए उसने। हैदराबाद में एक थिएटर है प्रसाद मल्टीप्लेक्स, इस थिएटर पर 1 बजे का शो, 1:30 बजे का शो और 7:30 बजे का शो हनुमान का कैंसिल कर दिया गया, जबकि ये तीनों ही शोज एडवांस में तकरीबन हाउसफुल हो चुके थे। लेकिन थिएटर के स्टाफ ने पब्लिक को बताया कि भाई ये शोज कैंसिल हो गए हैं और आप अपने पैसे रिफंड ले लो, और इन शोज में गुंटूर कारम को दिखाया गया। इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर्स हैं, वो नए फिल्म मेकर्स को किस तरह से हरेस करते हैं, वो नए फिल्म बनाने वालों को किस तरह से ऊपर नहीं आने देना चाहते, वो नए फिल्म मेकर्स को किस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गए हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई नया डायरेक्टर ऊपर आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई नया प्रोड्यूसर ऊपर आए। तो एक्चुअली जो पुराने लोग हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो नए आने वाले हैं उनको बर्बाद कर दिया जाए, उनको फिल्में बनाने नहीं दिया जाए। और ये सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, बल्कि बॉलीवुड में भी यही होता है। बॉलीवुड में तो सबसे ज्यादा होता है। बॉलीवुड में तो जो पुराने लोग हैं वो किसी नए को टिकने देना ही नहीं चाहते। और बस कुछ इसी तरह बॉलीवुड वालों ने मेरे ऊपर तकरीबन 10 से 12 केस किए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड में ना रहूं। लेकिन भाई साहब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूं, आप फिक्र मत करो। दोस्तों आज की 6ठी खबर है निर्माता भूषण कुमार और निर्माता मुराद खेतानी के झगड़े के बारे में। मैं आपको ये बता दूं, एक वक्त वो था जब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये दोनों कहते थे कि भाई हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम कभी झगड़ ही नहीं सकते। इन दोनों ने साथ में तकरीबन 5 फिल्में प्रोड्यूस की हैं और ये दोनों ही फिल्म एनिमल के निर्माता हैं। और एनिमल को इनकी पहली फिल्म नहीं है भाई साहब, इससे पहले तकरीबन 5 फिल्मों का साथ में निर्माण कर चुके हैं। और मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में ना ही कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। यहां दोस्ती और दुश्मनी फ्राइडे के फ्राइडे बदलती रहती है। तो जब एनिमल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, अब उसके शेयर को लेके ये दोनों प्रोड्यूसर एक दूसरे की पैंट उतार रहे हैं। ये दोनों प्रोड्यूसर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि ये अपने झगड़े को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा झगड़ा है जिसकी वजह से इन दोनों को अदालत जाना पड़ा, जिनकी वजह से इन दोनों को अपनी दोस्ती खत्म करनी पड़ी, जिसकी वजह से इन दोनों को दुश्मन बनना पड़ा। एक्चुअली ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो फिल्म कबीर सिंह आई थी और सुपरहिट रही थी।
उसके निर्माता कौन थे? मुराद खेतानी और भूषण कुमार। कैसे? एक्चुअली निर्माता मुराद खेतानी हैदराबाद से है, लेकिन उनका प्रोडक्शन हाउस मुंबई में है। तो यही वजह है कि वो संदीप रेड्डी को जानते थे, जिन्होंने एक फिल्म अर्जुन रेड्डी तेलुगु में बनाई थी, जिस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। तो मुराद भाई ने संदीप से कहा कि भाई हम इस फिल्म को हिंदी में बनाते हैं। तो मुराद भाई संदीप को मुंबई लेकर आए और फिर इन दोनों ने उस फिल्म को बनाने की कोशिश की। अर्जुन कपूर के पास गए, रणवीर सिंह के पास गए, बहुत लोगों ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया। फाइनली 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर ने उस फिल्म को किया, लेकिन क्योंकि मुराद खेतानी ने इससे पहले अपनी सभी फिल्में भूषण के साथ की थी, तो यही वजह है कि उसने कबीर सिंह भी भूषण के साथ ही की थी। वो फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। जब वो फिल्म सुपरहिट हो गई तो उसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी की इच्छाएं बढ़ गई। अब उसको एक बड़ी फिल्म बनानी थी, उसको छोटी फिल्म नहीं बनानी थी। यानी कि शाहिद कपूर के साथ काम नहीं करना था, वरुण धवन के साथ काम नहीं करना था। अब उसको एक बड़ा हीरो चाहिए था। तो फिर इन्होंने फिल्म एनिमल बनाने की सोची। तो एक्चुअली संदीप रेड्डी ये चाह रहा था कि वो फिल्म एनिमल सिर्फ भूषण के साथ बनाए और वो आगे मुराद खेतानी के साथ काम ना करे। लेकिन क्योंकि मुराद खेतानी के पास संदीप रेड्डी साइंड था, वो भूषण के साथ अकेले फिल्म नहीं बना सकता था। यही वजह है कि एनिमल के तीनों ही प्रोड्यूसर हैं, यानी कि मुराद भाई, भूषण और संदीप रेड्डी। आप सभी को पता है कि फिल्म एनिमल बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, लेकिन भूषण कुमार ने अभी तक मुराद को कुछ भी नहीं दिया। भूषण का यह कहना है कि भाई अभी तक सारे पैसे आए ही नहीं है, अभी तक ये पता ही नहीं चला कि फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। एक दफा हमें पता चल जाए कि फिल्म का कितना बिजनेस हुआ है, सारे पैसे कितने आए हैं, तो उसके बाद हम मुराद खेतानी को उसका शेयर दे देंगे। और मुराद खेतानी का शेयर है 35%, 35%। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुराद खेतानी का शेयर सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है, मुराद खेतानी का 35% शेयर आईपी में भी है। तो अगर इन फ्यूचर एनिमल 2 बनती है तो मुराद खेतानी ऑटोमेटिकली उस फिल्म का 35% का प्रोड्यूसर होगा। बस यही मेन झगड़ा है। भूषण कुमार साहब का यह कहना है कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आपका कोई शेयर बनता ही नहीं है, क्योंकि आगे संदीप रेड्डी सिर्फ भूषण के साथ काम करना चाहता है, मुराद के साथ काम नहीं करना चाहता। संदीप रेड्डी देखो कितना काया आदमी है। यानी कि मुराद भाई इस आदमी को हैदराबाद से मुंबई लाए, मुंबई में इसको डायरेक्टर बनाया और आज वही संदीप रेड्डी मुराद के साथ काम नहीं करना चाहता। यही बॉलीवुड है। अब मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा है कि भूषण कुमार साहब ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमें अभी तक पता ही नहीं है कि इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है, जबकि संदीप रेड्डी और उसका भाई तो ये कह चुके हैं कि हमारी फिल्म ने इतना बिजनेस किया है, भूषण कुमार बिजनेस डिक्लेयर कर चुके हैं। तो फिर इनको अभी तक ये क्यों नहीं पता कि इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है। संदीप रेड्डी का भाई तो ये भी कह चुका है कि हमारी फिल्म का ये रियल बिजनेस है और जो बॉलीवुड के लोग हैं वो फेक बिजनेस देते हैं, हमने कोई फेक बिजनेस नहीं दिया। संदीप रेड्डी के भाई, मैं तुझे देख रहा हूं भाई साहब, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने कितना फेक बिजनेस दिया है और कितना रियल बिजनेस दिया है, क्योंकि अब बात अदालत में पहुंच चुकी है। तो जाहिर सी बात है सब चीजें अदालत में होगी, तो मैं अदालत से वो सारे पेपर निकलवाऊंगा और दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े झूठे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो फिल्म के आईपी राइट्स हैं बस उन्हीं का झगड़ा है। भूषण कुमार साहब मुराद भाई को वो आईपी राइट्स नहीं देना चाहते, यानी कि उनका कोई भी हिस्सा एनिमल 2 में नहीं रखना चाहते। हालांकि मुराद भाई इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो 35% आईपी राइट्स लेकर रहेंगे, उनको भले ही हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़े या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़े। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इस झगड़े से एक बहुत अच्छी बात होगी, वो ये कि दुनिया को पता चल जाएगा कि एनिमल ने रियल कितना बिजनेस किया है, और एनिमल का रियल बिजनेस जानने के बाद दुनिया को यह भी पता चल जाएगा कि पठान का कितना बिजनेस हुआ, जवान का कितना बिजनेस हुआ, गदर 2 का कितना बिजनेस हुआ। गदर 2 के बिजनेस को शायद मैं इसमें कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया, उन्होंने तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए पर डे बढ़ाए हैं। उस फिल्म ने रियल बिजनेस किया है तकरीबन 350 करोड़ रुपए का, लेकिन उन्होंने दिखाया है 500 करोड़ रुपए अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। आप सभी को पता है कि जी वैसे ही बर्बाद हो चुका है, जी के पास पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है जी वाले पब्लिक को लूटना चाहते थे, अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाना चाहते थे, और यही वजह है कि उन्होंने गदर 2 के कलेक्शंस बहुत ज्यादा फेंक दिए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा कर दिए हैं। आज की 7th खबर है बॉबी देओल साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि फिल्म एनिमल के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि बॉबी देओल साहब बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए, बहुत बड़े भाई साहब, बहुत बड़े। वो बॉबी भाई जिसके सिर्फ 3 सीन थे फिल्म में। कोई आदमी एक फिल्म में 3 सीन करने से सुपरस्टार कैसे बन सकता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है।
अब मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि बॉबी देओल साहब कितने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और बॉलीवुड वाले कितना उनको सीरियस ले रहे हैं और बॉलीवुड वाले कितना ज्यादा उनको काम दे रहे हैं। तो एक्चुअली तकरीबन पिछले 1 साल से बॉबी देओल की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है देसी शेरलॉक होम। फिल्म का ये नाम ही इतना घटिया है कि इसको याद करने में पब्लिक को 10 साल लग जाएंगे। इस फिल्म पर तकरीबन 27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और क्लाइमैक्स बाकी था। एनिमल हिट हो चुकी थी, बॉबी देओल ने अपने आप को सुपरस्टार मान लिया था। तो बॉबी देओल ने निर्माताओं से कहा कि भाई इस फिल्म को कंप्लीट कर लो। निर्माताओं ने कहा कि भाई हमारे पास आगे पैसे नहीं है इस फिल्म पर लगाने के लिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कुणाल ने। तो जैसे कि मैंने कहा कि एनिमल के बाद बॉबी देओल तो अपने आप को सुपरस्टार मान चुका है, तो बॉबी देओल ने कहा कि भाई साहब पैसे मैं देता हूं लेकिन इस फिल्म को कंप्लीट कर लो। बॉबी देओल ने 1.5 करोड़ रुपए दिए और इस फिल्म का क्लाइमैक्स खत्म किया, इस फिल्म को कंप्लीट किया। इसके बाद बॉबी देओल को यह उम्मीद थी कि भाई जितने भी स्टूडियोज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो तो टूट पड़ेंगे उनकी फिल्म खरीदने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1 महीने से लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई स्टूडियो उस फिल्म को खरीद ले, लेकिन कोई उस फिल्म को रद्दी के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह फिल्म थिएटर में रिलीज की जाती है तो जाहिर सी बात है कम से कम 10 करोड़ रुपए का पीएनए होगा और 30 करोड़ रुपए तकरीबन लग चुके हैं, तो यह फिल्म होगी 40 करोड़ रुपए की। लेकिन कमाल यह है कि कोई भी इस फिल्म को 4 करोड़ में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई अगर बॉबी देओल अपने आप को सुपरस्टार मान रहा है, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, तो उसको बोलिए कि अपनी फिल्म को कमीशन पर रिलीज कर ले, देख ले कि कितना बड़ा स्टार बन चुका है और पब्लिक कितनी आएगी उसकी फिल्म देखने के लिए। तो हकीकत यही है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बॉबी देओल को बेचारे को थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एनिमल के बाद वो सुपरस्टार बन गया है या स्टार भी बन गया है। बॉलीवुड में कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको मेन लीड हीरो में नहीं लेगा। कोई भी अगर उसको कोई रोल देगा तो छोटा मोटा रोल देगा, जैसा कि उसका एनिमल में था। और उसकी वजह यह है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज है वो बॉबी देओल को स्टार मानते ही नहीं है। वो बॉबी देओल के ऊपर 2 करोड़ रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, 40-50 करोड़ की तो दूर की बात है। और जब कॉर्पोरेट हाउसेज उसको स्टार नहीं मानते तो जाहिर सी बात है कोई भी निर्माता निर्देशक उसको अपनी फिल्म में एज ए मेन लीड हीरो नहीं ले सकता। बॉलीवुड का यही चलन है और बॉलीवुड इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से फिल्में बनाता है। आज की 8वीं खबर है महाफ्लॉप एक्टर हर्षवर्धन राणे के बारे में। मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वो बार बार भूषण कुमार को कॉल कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, लेकिन भूषण उसकी कॉल का रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तो ये बेचारा बहुत भारी परेशान है और क्योंकि ये अपने आप को सुपरस्टार मानता है तो ये बेचारा एक बढ़िया सी टी शर्ट पहनकर संदीप रेड्डी को मिलने पहुंच गया, क्योंकि उसकी फिल्म एनिमल हिट हुई है। तो इस बेचारे ने संदीप रेड्डी को मिलने के लिए टी शर्ट पहनी थी एनिमल ऑल ओवर, और ये टी शर्ट इसने पहनी थी संदीप रेड्डी को खुश करने के लिए। इसको ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे ही संदीप भाई मुझे देखेंगे ये टी शर्ट पहने हुए, वैसे ही मुझे मेन लीड हीरो का रोल दे देंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कैसे कैसे सोचते हो, क्या क्या सोच है आप लोगों की। और दोस्तों इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरो का काम कितना मुश्किल है, हीरो बनना कितना मुश्किल है। भाई साहब पता नहीं कितनों के तलवे चाटने पड़ते हैं, जूते चाटने पड़ते हैं हीरो बनने के लिए और एक फिल्म बड़ी हासिल करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हर्षवर्धन संदीप रेड्डी से मिला और उसके बाद इसने ये फोटो इंस्टा पर डाला और कहा पब्लिक से कि देखो मैं संदीप भाई से मिल चुका हूं, अब उनकी आने वाली फिल्म में मुझे रोल मिलना पक्का है। नहीं नहीं हर्ष भाई, ऐसा नहीं हो सकता। संदीप भाई इतने बड़े उल्लू के पट्टे नहीं है कि वो आप जैसे फ्लॉप एक्टर को कोई बहुत बड़ा रोल दे देंगे। अगर संदीप आपको कोई रोल भी देगा भाई साहब तो 2-3 सीन का ही देगा, ये मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं आपको। दोस्तों आज की 9th खबर है आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट भी क्रिटिक बन चुकी है। आलिया भट्ट ने कहा है कि मैंने 12th फेल देखी है और क्या कमाल की फिल्म है, क्या जबरदस्त फिल्म है। अरे भाई साहब ये फिल्म तो एक मास्टरपीस है। तो आलिया भट्ट जी ये तो दुनिया जानती है कि वो फिल्म हिट हो चुकी है, अच्छी फिल्म है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा मानती हो कि विक्रांत ने बहुत बढ़िया काम किया है तो एक फिल्म हो जाए विक्रांत के साथ, विक्रांत हीरो और आप हीरोइन। करेंगे नहीं करेंगे ना? अरे यार कितना झूठ बोलते हो आप लोग यार। दोस्तों आज की 10th खबर है हेमा जी की बेटी ईशा के बारे में। आप सभी को पता है एक वक्त वो था जब ईशा हीरोइन हुआ करती थी, उसके बाद ईशा ने भरत से शादी कर ली थी। ईशा की 2 बेटियां हैं और अब दोबारा से ईशा को हीरोइन बनना है।
ईशा वेब सीरीज भी कर रही है, ईशा को फिल्में भी करनी है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहना चाहती है। भाई साहब, मरते दम तक वो कैमरों के सामने रहना चाहती है। अगर उसको कोई ना पहचाने तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे पहचानना बंद कर दिया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हीरोइन हूं, लोग मुझे ना पहचाने, ये कैसे हो सकता है। और जैसे हेमा जी की 2 बेटियां थी, ठीक उसी तरह ईशा की भी 2 बेटियां हैं। लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि ईशा अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हीरोइन बनना है तो हस्बैंड से अलग होना पड़ेगा, हस्बैंड के साथ रहकर तो हीरोइन नहीं बना जा सकता। खैर ये उनका पर्सनल मैटर है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हां हम ये जरूर कह सकते हैं कि ईशा जी ऑल द बेस्ट। दोस्तों आज की 11वीं खबर है फिल्म फाइटर और दीपिका के बारे में। काफी दिनों से सुनने में आ रहा था कि दीपिका नाराज है क्योंकि उनके रोल को उतना बड़ा नहीं रखा गया है फिल्म फाइटर में जितना रोल ऋतिक रोशन का है। लेकिन अब से पहले ये बात सिर्फ मीडिया में आ रही थी, अब कंफर्म हो गई है। और कंफर्म ऐसे हुई कि जब फिल्म फाइटर का ट्रेलर लॉन्च किया गया तो दीपिका वहां नहीं आई। दीपिका ने एक पोस्ट डाला और कहा कि भाई मैं बीमार हूं इसलिए मैं वहां नहीं आ रही हूं। ये आप सभी जानते हैं कि भाई ये एक एक्सक्यूज है। हकीकत ये है कि दीपिका वहां नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि दीपिका 100% नाराज है। लेकिन किससे नाराज है ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। वाकई सिद्धार्थ आनंद से नाराज है जो इस फिल्म का डायरेक्टर है, या ऋतिक रोशन से नाराज है, क्योंकि ऋतिक रोशन की हिस्ट्री रही है कि हर फिल्म में उसका अपनी हीरोइन से झगड़ा हो जाता है। अगर आपको याद हो जब फिल्म बैंग बैंग बनी थी तो उस वक्त ऋतिक का कैटरीना से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ फिल्म फाइटर में हुआ है। मुझे नहीं लगता कि दीपिका का झगड़ा सिद्धार्थ आनंद के साथ है, मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका का झगड़ा ऋतिक के साथ हुआ है। और यही वजह है कि अब ये दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक वक्त में इन दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हुआ करती थी, बहुत ही गहरी, बहुत गहरे वाली बात, समझ रहे हो ना। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी दोस्ती में झगड़ा होता है तो फिर एक दूसरे का फेस देखना भी पसंद नहीं करते। तो बस वैसा ही कुछ यहां हो रहा है। दोस्तों आज की 12th खबर है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में और राम मंदिर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। वहां बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब भी जा रहे हैं। और अब अमिताभ बच्चन साहब ने एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है कहीं राम मंदिर के नजदीक में ही। वहां पर बच्चन साहब अपना एक बहुत ही आलीशान घर बनाना चाहते हैं ताकि वो राम मंदिर के आसपास रहे। मेरे ख्याल में बच्चन साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी बॉलीवुड वालों को वहां एक एक प्लॉट खरीद लेना चाहिए, सबको अपना घर वहीं बना लेना चाहिए ताकि वो जब चाहे तब राम मंदिर में जाकर दर्शन करते रहें। दोस्तों आज की 13th खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में जो बिग बॉस में है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बिग बॉस की खबर को पसंद नहीं करते। आप लोगों ने कहा है मुझे कि भाई बिग बॉस की खबर मत दिया करो, लेकिन यह खबर बहुत ही बढ़िया है, इसको आपको सुनना चाहिए। पिछले तकरीबन 15 दिन से अंकिता लोखंडे अपने हस्बैंड विक्की की मां बहन करती ही रहती है बिग बॉस हाउस में। जब देखो उसको कहती रहती है कि मैं तुझे छोड़ने वाली हूं, देख ले अपना तुझे क्या करना है। मतलब कभी चप्पल फेंक कर मारती है, कभी लात मारती है, कभी गालियां देती है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हो तो वो रिश्ता कब तक चलेगा, वो शादी कब तक चलेगी। मेरे ख्याल में ऐसी शादी नहीं चल सकती, कोई तरीका नहीं है। अंकिता लोखंडे का विक्की के साथ ये बर्ताव देखकर दुनिया कह रही है कि भाई ऐसी वाइफ किसी को ना मिले, ऊपर वाला ऐसी पत्नी से बचाए। बस यही बात थी जो 2 साल पहले मैं दुनिया को बताना चाहता था और जो फाइनली दुनिया ने मान ली है। और यही वजह थी कि सुशांत सिंह का अंकिता के साथ ब्रेकअप हुआ था। अंकिता सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करती थी और यही वजह है कि सुशांत अंकिता के साथ थक गया था और उसने ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप से पहले सुशांत ने बहुत कोशिश की थी कि उनका रिश्ता चले, उनका रिश्ता ऐसा ही रहे, लेकिन भाई साहब अंकिता ऐसी लड़की है कि शायद ही कोई उसके साथ निभा सके। तो ये जो अंकिता बार बार सुशांत को ब्लेम करती रहती है कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, वो बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली अंकिता सुशांत को डोमिनेट करती थी, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी और यही वजह है कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। और ये बात मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये सुशांत सिंह ने मुझे खुद बताया था। दोस्तों आज की 14th खबर है राजू हिरानी के बारे में जिनकी लास्ट फिल्म डंकी रिलीज हुई है। अब राजू हिरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया है। बहुत सारे लोगों ने एक फिल्म के बहुत सारे सीन सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं और वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि राजू हिरानी एक चोर डायरेक्टर है। वो इंग्लिश फिल्मों की कॉपी करके डायरेक्टर बना है। बहुत सालों पहले एक इंग्लिश फिल्म आई थी जिसका नाम था पैच एडम्स और बताया जा रहा है कि राजू हिरानी ने मुन्ना भाई MBBS इसी फिल्म की कॉपी करके बनाई थी। उस फिल्म को
बनाने से पहले राजू हिरानी एक एडिटर थे, डायरेक्टर नहीं थे। तो लोग ये कह रहे हैं कि राजू हिरानी डायरेक्टर बना है चोरी करके। राजू हिरानी ने कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं बनाई थी डायरेक्टर बनने के लिए, और यही वजह है कि पब्लिक अब ये कह रही है कि राजू हिरानी को एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर नहीं माना जा सकता, जबकि वो फिल्मों की कॉपी करके अपनी फिल्में बनाता है। दोस्तों, आज की 15th खबर बहुत ही कमाल की खबर है, जबरदस्त खबर है भाई साहब, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो नए साल पर मनोज बाजपेयी ने अपनी एक फोटो पोस्ट की थी 6 पैक एब्स के साथ, और उस फोटो को देखकर लोगों ने उनको बहुत सारी बधाइयां दी थी और उनसे कहा था कि भाई साहब आपने क्या जबरदस्त मेहनत की है, 6 पैक एब्स इतनी जल्दी बना लिए हैं, मतलब यार आपका डेडिकेशन कमाल है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि यह सच नहीं है, बिल्कुल झूठ है, और अब मनोज बाजपेयी ने सच कबूल कर लिया है। मनोज ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा है जिन्होंने उनको बधाई दी थी कि भाई साहब वो 6 पैक एब्स झूठे थे, वो वैसे ही थे जैसे बॉलीवुड में सभी एक्टर्स यूज करते हैं। मनोज ने कहा है कि भाई मैं इतना मेहनत करने वाला नहीं हूं कि मैं जिम जाऊं और 6 पैक एब्स बनाऊं, जैसे बॉलीवुड के बाकी सभी एक्टर्स झूठे 6 पैक एब्स पहनते हैं, वैसे ही मैंने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था ताकि लोगों को यह लगे कि वाकई मैं बहुत मेहनती हूं, मैंने मेहनत की है और 6 पैक एब्स बनाए हैं। और मनोज ने यह भी कहा कि झूठा स्टंट करने की जरूरत मुझे इसलिए भी पड़ी क्योंकि जो मेरी वेब सीरीज है सूप किलर, उसके निर्माताओं ने कहा था कि भाई साहब आप कुछ अलग कीजिए, थोड़ा इस वेब सीरीज को अलग तरीके से प्रमोट कीजिए। तो मैंने सोचा कि यार जब बॉलीवुड में सभी स्टार्स झूठे 6 पैक एब्स बनाते हैं, पहनते हैं, फिल्म में दिखाते हैं कि जैसे कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनके 6 पैक एब्स हैं, तो मैं भी ऐसा ही कुछ कर लेता हूं। तो बस वो सब झूठ है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। और अब मेरी बात साबित हो गई जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई साहब जो भी फिल्मों में 6 पैक एब्स दिखाए जाते हैं वो सब झूठ है, नकली है, उनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब जब मैं कुछ कहता हूं तो उस बात को मान लिया करो, क्योंकि मैं बॉलीवुड का इनसाइडर हूं, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं जो भी खबर आपको देता हूं वो 100% सच्ची देता हूं, उसमें 1% भी झूठ नहीं होता। बात को मान लो यार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके तो जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।